प्रबुद्ध वर्ग की सोच क्या है, उसके तजुर्बे में यह समस्या क्यों है और इसका निदान कहां है, जरा जल्दी से यह बात समझने की कोशिश करें। हमारे साथ डॉक्टर जे.के. मित्तल साहब हैं, जैसा कि आपने परिचय कराया, बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज के काम में कई वर्ष इनके गुजरे हैं और प्रांतीय संयोजक हैं भारत विकास परिषद के। मित्तल साहब, कहां है समस्या की जड़ और क्या है इसका निदान? समस्या की जड़ सबसे पहले स्टाफ की कमी में है। हर अस्पताल में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। और नंबर 2, जो डॉक्टर हैं वो जम के बैठे हुए हैं 10-10, 15-15 सालों से, वो रोटेट होने चाहिए, क्योंकि वो जम के बैठते हैं, भ्रष्टाचार का बढ़ावा मिलता है और वो पैसे कमाने में लगे रहते हैं। ठीक है। जो एक्सरे प्लांट वगैरह अस्पतालों में होते हैं वो अक्सर खराब पड़े होते हैं, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, उनको सुधारना चाहिए। लैब काम नहीं कर रही हैं, सब प्राइवेट लैबों में रेफर किए जाते हैं। टेस्ट जो होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जैसे महिलाएं हैं, हीमोग्लोबिन की बहुत ज़्यादा कमी है। बिल्कुल ठीक। और उस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं कर रहा, जैसे आंगनबाड़ी वगैरह कुछ कार्य करती हैं, लेकिन वो प्रॉपरली कार्य हो नहीं पा रहा है। उसकी वजह से प्रसव के दौरान काफ़ी महिलाएं मृत्यु की गोद में समा रही हैं और काफ़ी जो शिशु हैं वो जन्म के बाद मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और इससे काफ़ी रेशो जो हमारी मृत्यु की है जी, जच्चा बच्चा की, वो बढ़ रही है। ठीक है। सफाई बहुत कम है अस्पतालों में। मरीज ठीक होने के लिए जाता है, लेकिन उनकी हाइजीनिक कंडीशन ऐसी है उल्टा बीमार हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो इस विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसा कि सफाई अभियान चलाया भी जा रहा है, लेकिन उसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है इस क्षेत्र में। उसका असर अभियान की तरह ही हो रहा है। अभियान स्वच्छता हमारे जीवन में शामिल नहीं हो रही है। जैसे आमतौर पर अभियान चलते हैं, उनका प्रचार प्रसार होता है और फिर वो फुस हो जाते हैं, उसी तरह की हालत कुछ दिखाई दे रही है। हम जरा डीसी गर्ग साहब को चर्चा में शामिल कर ले। यहाँ पर मित्तल साहब, गर्ग साहब, आप कचहरियों में जाते हैं, अदालतों के चक्कर आपके लगते हैं, आप टैक्सेशन के वकील हैं, टैक्स को, अर्थ को आप अच्छी तरीके से समझते हैं। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये समस्या है तो क्यों और निदान है तो क्या? देखिए साहब, मैं इसका समझता हूँ, इसकी समस्या ये है कि नैतिक जिम्मेदारी, जैसे डॉक्टर साहब ने, जो एम्स हैं प्रोफेसर साहब, उन्होंने कहा, उनकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ कि नैतिक जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी वो हम लोग समझ नहीं रहे। चाहे वो मैं सिटीजन हूँ, चाहे वो मैं डॉक्टर हूँ, चाहे वो मैं नर्स हूँ, चाहे वो मैं कोई भी हूँ। और हम लोग के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी तो एक है ही, अंदर से आती है, एक सुपरविजन की बहुत कमी है। मॉनिटरिंग प्रॉपर है ही नहीं हमारे यहाँ। कोई कह रहा है कि जी बजट की कमी है, कोई कह रहा है जी डॉक्टर्स की कमी है, कोई कह रहा है जी नर्सेज की कमी है। अरे यार, जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, एटलीस्ट हमें उतना तो यूज करें। हमारे यहाँ दवाइयाँ नहीं है, दवाइयाँ हैं तो वो एक्सपायर हो गई, तो एक्सपायर हो गई तो वो क्यों एक्सपायर हो गई, हु इज अकाउंटेबल फॉर दिस, उसके खिलाफ हमने क्या एक्शन लिया? हम वो तो कुछ नहीं करते। डॉक्टर्स आते हैं, 10 बजे का टाइम है, 11 बजे आएंगे, नहीं आएंगे, मर्जी है नहीं आएंगे, वो जच्चा बच्चा वहीं पे पड़े रहेंगे, बीमार हो जाएंगे। अरे जो बीमार हो गया, कोई मर गया, उसके ऊपर कौन जिम्मेदार रहा, उसके ऊपर सरकार ने क्या एक्शन लिया, उसकी मॉनिटरिंग क्या हो रही है, ये जरूरत है हमें सबसे ज्यादा। हमारी जो दवाइयां जैसे एक्सपायर हो गई, लैब हैं हमारे सरकारी अस्पतालों में, वो प्रॉपर चल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? कि हमारे पास तो वो छोटा सा केमिकल नहीं है, उसकी वजह से हम रेफर कर रहे हैं। रेफर हम क्यों कर रहे हैं? कि हमें वहां से कमीशन मिलता है। ठीक। हमारे वो जो आई मीन टेस्टिंग इक्विपमेंट्स हैं, वो हम प्रॉपर नहीं चल रहे हैं। क्यों नहीं चल रहे हैं? कि रिपेयर नहीं हुआ जी। रिपेयर क्यों नहीं हुआ? कि हमारा कमीशन तो आगे बलेगा, इसलिए वो जानबूझ के रिपेयर नहीं हो रहे हैं। सी, हमारे यहाँ मॉनिटरिंग की बहुत कमी है कि भाई सरकार प्रॉपर मॉनिटर करे। एक्चुअली हम स्वतंत्रता के सच्ची में डिजर्व नहीं करते, हम स्वतंत्रता को, हमें तो डंडा चाहिए कि यार ये नहीं हुआ। स्वतंत्रता का नाजायज फायदा उठाते हैं कि भैया हमें डंडा चाहिए कि ये नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। अगर मेरे ऊपर से, देखिए, ये हिंदुस्तान में रेलवे भी चलता है, मेट्रो भी चलता है। मेट्रो में कैमरे लगे हुए हैं, उसमें कोई भी नहीं थूकता, उसमें कोई पानी नहीं चबाता, उसमें कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, उसमें कोई मूंगफली नहीं फेंकता। यानी जहां हमारी मॉनिटरिंग हो जाती है, हम डिसिप्लिन हो जाते हैं, और जहां हमें खुला छोड़ दिया जाता है, हम वहीं स्वतंत्र नहीं स्वच्छंद हो जाते हैं, हम अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। हम तो कैमरा के सामने फोटो खिंचवाने के आदी हो गए हैं। स्वच्छ अभियान चलाया मोदी साहब ने, बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन वो चले गए, फिर वही कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं वहां पे। सी, हमें अंदर से जागरूकता लानी पड़ेगी, अंदर से अकाउंटेबिलिटी लानी पड़ेगी, और सबसे ज्यादा
हमें मॉनिटरिंग सिस्टम अपना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे सारे सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसमें इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर। ठीक है, जब हम निदान के हिस्से में आएंगे तब जरा मॉनिटरिंग की कितनी जरूरत है और वो कैसे हो, इस पर एक लंबी चर्चा करेंगे। हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी हैं। अनिल जी, कई दशकों का तजुर्बा क्या बता रहा है, हम निपट भी पाएंगे इस समस्या से या नहीं, या फिर जैसे सरकार अपनी जिम्मेदारी समझ लेती है, कुछ इस आरोप कुछ उस आरोप से, वैसे ही अब पत्रकारिता भी मुद्दा उठाती है, कोई बदलाव अगर हुआ तो थोड़ा बहुत हुआ और नहीं तो खत्म। कोई गुंजाइश दिख भी रही है या नहीं दिख रही है? अरविंद जी, आप पंजाब की बात करूं तो वहाँ 2 करोड़ 80 लाख के करीब जनसंख्या है, 8,000 डॉक्टर हैं। हरियाणा में 2.5 करोड़ जनसंख्या है, 2650 डॉक्टर हैं। बहुत कम स्टाफ है हमारे पास। और हरियाणा की बात करें तो गुड़गांव और फरीदाबाद ऐसा जिला है हमारे पास जिसमें देश भर के लोग काम कर रहे हैं यहाँ के, तो मरीजों की तादाद ज़्यादा है। ठीक है, मैं नॉर्मल दिन की बात करूँ, जिसे हेल्दी डे बोल सकते हैं हम, 2000 की ओपीडी डेली जा रही है गुड़गांव की, शायद फरीदाबाद की भी यही होगी, उद्योग नगरी है। उसके अलावा हम गायनी वार्ड की बात करें, वहाँ पे 200 की ओपीडी हर रोज जा रही है। ठीक, 3 डॉक्टर हैं, 3 डॉक्टरों में ओपीडी भी करनी है। आपको 6-7 सिजेरियन बच्चे जो डिलीवरी होनी है, नॉर्मल डिलीवरी भी करीब 20-25 हर रोज डिलीवरी हो रही है। जिनको सुविधा नहीं मिल पाती, स्टाफ नर्स वो सब काम कर पाती मुश्किल से। जो सिजेरियन है उसको दिल्ली रेफर कर दिया जाता है। ब्लड बैंक है हमारे वहाँ 200 यूनिट का गुड़गांव में। तो जो सबसे पहले तो हमने स्टाफ बढ़ाने की जिम्मेवारी सरकार को उठानी चाहिए, जो कांग्रेस सरकार नाकाम रही 10 साल। ठीक, मैंने पूरा पत्रकारिता किया है उसी दौर में गुड़गांव में। ऐसे ही और डिस्ट्रिक्टों की बात करें तो उनमें भी यही हाल रहा है। हम आप दिल्ली और गुड़गांव की बात कर रहे थे कि बॉर्डर की बात कर रहे थे, गुड़गांव को आप दिल्ली समझिए। हमने गुड़गांव या फरीदाबाद या सोनीपत से दिल्ली मरीज नहीं भेजने चाहिए। मरीज बिहार से आ रहा है तो ठीक है, एम्स में समझ में आती है, बिल्कुल ठीक है। कम से कम ये वजन कम कर सकते हैं हम कि हाँ, मैं एनसीआर का मरीज दिल्ली में ना भेजे, लेकिन सबसे ज्यादा फरीदाबाद और गुड़गांव और सोनीपत से आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं। उसके अलावा सरकार हमेशा एक रोना रोती है कि कोई भी सरकार रही हो कि हमारे पास बजट नहीं है। ठीक है, बजट नहीं है तो हेल्थ को कैसे सुधारा चाहिए। ठीक है, कई बार इनको प्रपोजल, इन्होंने सर्वे करवाया है, जो भी सरकार रही प्रपोजल भी आया है कि पब्लिक पार्टनरशिप में एक अपना अभियान आप शुरू कर सकते हो। गुड़गांव में 1-2 प्लान में उन्होंने शामिल किया है, उससे मरीजों को बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ हद तक राहत मिली है। ठीक है, उसको ये इनको बढ़ाना चाहिए, जिससे हम मेडिसिटी पार्स या किसी निजी हॉस्पिटल में लाखों रुपए खर्च करने के बजाय हमें सरकारी में जल्द से जल्द वही सुविधा मिल सके। चौथी बात यह है कि जितना भी स्टाफ है वो अपने काम के लिए ईमानदार नहीं है, जवाबदारी नहीं। मीडिया में कोई भी न्यूज लगती है, किसी न्यूज़पेपर में या कोई चैनल चला रहा है, आज के राजनेता की एक खासियत बन गई है, कोई काम नहीं है इनको, कोई काम नहीं है इनको। गुड़गांव में ऐसी कई न्यूज़ ब्रेकिंग हुई हैं हेल्थ को लेके, और डिस्ट्रिक्टों से भी हुई है। 6 महीने भाजपा सरकार को आए हो चुके हैं, कितने की इंक्वायरी बैठाई है, किसी की इंक्वायरी नहीं बैठाई। 20 साहब गए हैं, गुस्से में किसी को सस्पेंड कराए हैं, डॉक्टरों की कमी, सस्पेंड करने का साधन नहीं है, 2 महीने बाद फिर वापस आ जाएगा। उसकी तह तक पहुंचिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है, वो कोई सरकार नहीं कर रही। यानी तह तक पहुंचने की कोशिश कहीं दिखाई नहीं देती। हम अपने बाकी पैनल के पास जाएं, चूंकि पैनल हमारा काफी बड़ा है, वहां से हम क्विक रिएक्शन लें। इससे पहले हम सुभाष गोयल जी को यहां चर्चा में जरूर जोड़ेंगे। वरिष्ठ नेता, इंडियन नेशनल लोकदल के पूर्व मंत्री रहे हैं। गोयल साहब, राजनीति तो अपनी जगह है, ठीक है, राजनीतिक दल हैं और राजनेता हैं तो राजनीति तो करेंगे ही, लेकिन जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो ये एक ऐसा मसला है जो समाज के हर तबके से जुड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा मार भी इसी पर पड़ रही है। क्यों सर? ऐसा है, मुझसे पूर्व तमाम सम्मानित सदस्यों ने आपके मध्य में जो चर्चाएं की जी हेल्थ के बारे में, जो इनको पेश नज़र आई सारी की सारी, हकीकत है वो बात। और अब एम्स के डॉक्टर साहब ने बतलाया कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी चाहे वो डॉक्टर्स में है और चाहे पॉलिटिशियन में है, किसी में नहीं है। जैसा अभी बतलाया मुख्य पत्रकार महोदय ने कि कोई बात अगर मुद्दा उठाएं तो उसके बारे में चर्चा ये हो जाती है कि ये अखबार वाले इस प्रकार की बात करने के आदी हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें अपनी जिम्मेवारी लेते हुए और लोगों के अंदर इस प्रकार की भावना बनानी चाहिए कि हमें
जिस प्रकार ये सफाई अभियान चलाया हुआ है और पीछे से फिर वही का वही गलत काम हो रहा ठीक है, है। लेकिन वो अकाउंटेबिलिटी इस प्रकार से होनी चाहिए कि डॉक्टर्स को भी इस प्रकार जिम्मेवार बनाया जाए, उनको भी अगर इसके अंदर ये इतनी काम नहीं हुआ तो आपके ऊपर ये जुर्माना लगेगा या कोई और बात होगी। और अभी चर्चा में ये भी आया कि डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड करना कोई रास्ता नहीं है, रास्ता तो यही है कि हम अपनी जिम्मेवारी करते हुए, जैसे अस्पतालों की आजकल दुर्दशा है, और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने बजट पेश किया उस बजट के अंदर भी कोई पैसा क्लॉज ऐसा नहीं रखा जो आगे अस्पतालों की हम दशा सुधारने का काम कर सकें। ठीक। लेकिन इसके लिए जो पब्लिक प्राइवेट सहयोग से, पार्टनरशिप से अगर हम ये अभियान चलाएं, और वैसे तो विज साहब पूरे सक्रिय तौर पर जमीन से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं, बिल्कुल ठीक वो बात। कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अभी मैं कैप्टन साहब से जो अभी चर्चा आई थी कि हमने इतना काम किया, कैप्टन साहब के दिल में एक दर्द था, वो दर्द वो बयां भी कर चुके कि जो भी राजनेता आया उसने अपने एरिया में, मतलब वो ना तो हुड्डा साहब के लिए कह सके, और हुड्डा साहब ने जिस प्रकार से, चाहे वो एक्सरे मशीन थी, चाहे वो कोई और संसाधन थे, चाहे एसी तक रोहतक में ट्रांसफर करवा लिए, कहीं भी अगर कोई ठीक था, बाकी सारा हरियाणा प्रदेश जाओ भाड़ में, ये बात रही है। और ये सारी जगह मैं सबसे ज्यादा चर्चा करूंगा एम्स के अंदर, आपके यहाँ रोहतक में, रोहतक मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर एमआरआई करवानी पड़ जाए तो उस मरीज को 5-6 महीने वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। रोहतक के बीच, रोहतक ये हाल रोहतक का है। तो जिसने एमआरआई करवानी है, प्राइवेट एमआरआई को वो डॉक्टर लोग देखते नहीं, और वो इसका मतलब तो पेशेंट भगवान के भरोसे ही है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक मैं चर्चा के अंदर एक बात जरूर करना चाहूंगा कि 17 साल से एएनएम लगी हुई है, 4-5 हजार के करीब वो स्टाफ नर्स वगैरह, और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज लगी हुई हैं, वो बेचारी कहीं की भी नहीं है और डेली बेसिस पे हैं। 17 साल से जो नौकरी कर रहे हैं, जिम्मेवारी सरकार की भी है कि उनको रेगुलर करें और उनके बारे में भी सोचें। जब तक स्टाफ के बारे में सरकार कोई विचार नहीं करेगी तो फिर वो लोग कैसे उत्तरदायित्व का निर्वाह करेंगे। अभी एम्स के डॉक्टर साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने कि उनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए डॉक्टर्स की। नहीं, लेकिन वो गोयल साहब जिस संदर्भ में बात कह रहे थे प्रोफेसर साहब, वो इस संदर्भ में कह रहे थे कि वहां ऐसा माहौल है, स्वतः ही एक अकाउंटेबल होने का माहौल है। यहां तो हम कोशिश के बावजूद नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, माहौल बिल्कुल है, वो माहौल बनाना चाहिए ना हमें। नहीं, कैसे बनेगा? जैसे अभी गर्ग साहब कह रहे थे कोई मॉनिटरिंग नहीं है। अब जैसे मॉनिटरिंग क्या करेंगी, मतलब इसके अंदर इमरजेंसी सर्विस के लिए इमरजेंसी अलग से सेल बनना चाहिए, ताकि वो सीधा का सीधा पैसा उस इमरजेंसी सेल के, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर होता है सिस्टम जी, वो कागजों में चल के और वो तब तक धराशायी ना हो जाए, सरकार चली जाती है और कागजों में वो रह जाती है। ठीक है सर, समस्या कोई भी हो, हम बड़ी उम्मीद से सरकार की तरफ देखते हैं और इस बार भी इस समस्या को लेकर भी हम सरकार की तरफ ही देख रहे हैं। हम अपने दर्शकों को फिर बता दें कि अनिल विज साहब जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, संवेदनशील और मेहनती मंत्री हैं, वो अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और ये जो शानदार प्रबुद्ध वर्ग बैठा हुआ है यहाँ, तजुर्बेकार, प्रदेश के हर तबके और हर वर्ग से, ये सीधे उनसे मुखातिब होगा। दरअसल जब समाज और सरकार दोनों मिलकर कोशिश करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इस समस्या से लड़ न पाए और हम जीत हासिल न करें। हमारे साथ श्री राजेंद्र गुप्ता जी हैं। हमने परिचय दिया था राजेंद्र गुप्ता जी का। 24 वर्षों से, 25 वर्षों से लगातार अपनी एक छोटी सी टीम के साथ वो मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। उनके तजुर्बे क्या बताते हैं? गुप्ता जी, 25 वर्षों से आप कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जब आप तो कोशिश और मेहनत करते दिखाई देते हैं, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी है वो बचते हैं या उन्हें आप बचते हुए देखते हैं? मुझे तो हर रोज सुबह जब मैं जाता हूँ या रात को वापस आता हूँ तो दुख ही दुख नजर आता है, सुख नाम की कोई चीज़ नहीं। असल में मैं बुरा नहीं माने, सारे लोग बैठे हैं, नेशनलिटी नाम की चीज़ है ही नहीं हम लोगों में। यदि आज इंडिया के अंदर, जैसे फौज के अंदर, मैं फौजी रहा हूँ, रिटायर्ड एयरफोर्स से हूँ जी, यदि फौज के अंदर हम नेशनलिटी है, हम देश के लिए लड़ते हैं,
इसी प्रकार का विचार यदि हमारे लोगों में आए, यदि 10% भी आ जाए तो मैं समझता हूं कि जापान भी हमारे सामने कुछ नहीं है। हॉस्पिटल के हालात देखिए, सड़कों पर लाइट नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, मरीज इमरजेंसी तक क्या पहुंचेगा जब रास्ते में ही उसके स्ट्रेचर टूट जाता है, कभी चोट लग जाती है। मैं तो ये कहूँगा कि जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यदि वो सेवा संस्था के साथ मिलकर चलें, ये नहीं है कि हम कोई गवर्नमेंट पेड संस्था नहीं है जी। हम लोगों से 100 रुपए 200 रुपए इकट्ठा करके, जब मैं 200 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर अपने सारे ओल्ड 60 साल से ऊपर सारे बुजुर्ग हैं हमारे यहाँ जी जी, खाली 2 आदमी हैं जो 50 के करीब हैं, ज्यादातर हम 60, 65, 70, 75 साल तक की उम्र, मैं खुद 72 साल का हूँ। हम लोगों से 100 रुपए इकट्ठा करके जब 200 आदमियों का खाना का इंतजाम कर सकते हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ मिलके और सेवा करें और हॉस्पिटल की हालत को सुधारें। और बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते? वाकई हमें राजेंद्र गुप्ता जैसी शख्सियतों से सीख लेने की जरूरत है, जो प्रदेश की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन लड़ाई स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज साहब भी लड़ रहे हैं, और हमें जानकारी यह मिल रही है कि विज साहब हमारे साथ सीधे अंबाला से जुड़ चुके हैं। विज साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर हमारे इस महा एपिसोड में। हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ विपिन परमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, आपके साथ अनिल विज साहब हैं, लगातार सुर्खियों में रहते हैं विज साहब, और अस्पतालों को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो संवेदनशीलता है वो हमने उनकी देखी है। इंडिया न्यूज हरियाणा की कोशिश किसी से छिपी हुई नहीं है। हमने 15 दिन में पूरे प्रदेश को खंगाला, एक रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट को हम आपके जरिए अनिल विज साहब तक पहुंचा रहे हैं कि साहब ये जमीनी सच है, ये आईना है, सरकार के लिए एक चुनौती है। जरा वो रिपोर्ट प्लीज आपके जरिए अनिल विज साहब तक पहुंचे, और उसके बाद हम इस बातचीत का विपिन सिलसिला शुरू करें। बिल्कुल राजीव, अगर बात करें प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल और जनता की, अगर बात करें जनता के साथ सीधा सरोवर रखने वाले, क्योंकि हमारी ये कोशिश रहती है कि जनता के मुद्दों को सीधे तौर पर सरकार तक पहुंचाया जा सके। और बात करें स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की, तो इनके द्वारा जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग में मंत्रालय संभालने के बाद जिस तरह से औचक निरीक्षणों की बात करें या सुधारों की बात करें, अपनी अलग व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं, अपने उस काम के लिए जाने जाते हैं, और काम का परिणाम देखने को भी मिलता है, लेकिन रीच कम हो जाती है। विभाग बड़ा है, काम बहुत ज्यादा है। ऐसे में इंडिया न्यूज हरियाणा के द्वारा 2 हफ्तों में ये हल्ला बोल हरियाणा की स्वास्थ्य विभाग की वो रिपोर्ट है, जिसके माध्यम से हम उन इलाकों में पहुंचे हैं जहां पर जरूरत है कुछ काम की। क्योंकि बात करें स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, अपने तौर पर पूरी तरह से काम जो है अनिल विज के द्वारा शुरू कर दिया गया है, और हम चाहते हैं ये रिपोर्ट हम सर आपको सौंप रहे हैं। इंडिया न्यूज हरियाणा ने 2 हफ्ते तक स्वास्थ्य विभाग की जो है पूरे प्रदेश का दौरा करके हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है। हम चाहते हैं कि आप गौर करें इस रिपोर्ट पर। कुछ पहलू हैं, काम शुरू हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं हैं अस्पतालों की, जिनको आप इस रिपोर्ट में पाएंगे। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम का ये प्रयास है। आप क्या कहना चाहते हैं इस रिपोर्ट? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा प्रयास किया है, और हम हमेशा चाहते हैं कि हमें लोगों से और मीडिया के माध्यम से फीडबैक मिले, ताकि हम उनको ठीक कर सकें। हमने व्यवस्था को ठीक करने का काम शुरू किया है, और उसके कुछ नतीजे नजर भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं संतुष्ट भी नहीं हूं कि अभी और इतनी जल्दी हो भी नहीं सकता है, लेकिन हमने ठीक किया है, और हम लगातार जनता से फीडबैक चाहते हैं। और आपने ये एक हॉस्पिटल में जाके, और उस अस्पताल की मैं देख रहा हूं कि जैसे ये टोहाना के अस्पताल की आपने बात की है, आपने यमुनानगर के अस्पताल की बात की है, वहाँ की समस्याओं का जिक्र किया है। ये हमारे लिए बहुत काम की बात होगी, हमारे लिए बहुत ये फायदे की बात होगी, ताकि हम इन सब चीज़ों पर, ये जो भी आपने बिंदु इसमें बताए हैं, जो आप लोगों ने हल्ला बोल करके ये सारा कलेक्ट किया है, हम इस सारों को ठीक करने की कोशिश करेंगे।